there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. નમસ્કાર, જોશી સર ના જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે બીએડ સેમેસ્ટર 2 અંતર્ગત હિન્દી મેથડ ના પેપર સોલ્યુશનની વાત કરવાના છીએ. તો તમને આવનારી બીએડ સેમેસ્ટર 2 ની પરીક્ષામાં આ હિન્દી મેથડનું જે પેપર સોલ્યુશન છે તે તમને ખૂબ ઉપયોગી નીવડે તેવી અપેક્ષા. જોશી સરના જય શ્રી કૃષ્ણ. અને પીડીએફ કરતાં મહત્વ તમે વિડીયો જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ખરેખર પેપર સોલ્યુશન સાથે કઈ રીતે લખવું, કઈ રીતે લખશું, તે તમામ બાબતોની ચર્ચા આપણે કરતા જશું. તો તમારો વધારે સમય ન લેતા આપણે બીએડ સેમેસ્ટર 2 હિન્દી મેથડનો જે મોડેલ પેપર છે તેના પેપર સોલ્યુશનની આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો જે આ પેપર સોલ્યુશન કરી આપેલું છે તેવા મોગલ શહીદાબેન જે જામખંભાળિયાથી બિલોંગ કરે છે તેમને ક્રેડિટ આપી અને પેપરની 2 માર્કના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. પ્રશ્ન 1માં જેમાં 4 પ્રશ્ન હોય, 4 ફરજિયાત હોય છે અને દરેકના 2 ગુણ હોય છે, એટલે 8 માર્કનો પ્રશ્ન 1. તેમાં 2 માર્કનો પહેલો પ્રશ્ન, मूल्यांकन की संकल्पना स्पष्ट कीजिए. किसी भी शिक्षा पद्धति का अंतिम लक्ष्य परीक्षा माना जाता है तथा इन दोनों का निकटवर्ती संबंध है. परीक्षा से शिक्षा की कमियों को देखा तथा परखा जा सकता है और दोषों के निदान द्वारा शिक्षण पद्धति परिवर्तन सरल होता है. हमने जो सिखाया है उस विद्यार्थियों छात्रों को जो सीखा है या नहीं, इन सब बातों को जानने के लिए हम परीक्षण करते हैं, उसे मूल्यांकन कहते हैं. प्रश्न 2, हिंदी भाषा शिक्षा में फिल्म कैसे उपयोगी है. फिल्म चलचित्र के द्वारा भाषा शिक्षण में चरित्र शिक्षण, संवाद कला आदि बातें सफलता के साथ सिखाई जा सकती है. बालकों के लिए उपयोगी है. कथा वाली फिल्में दिखाने से विषय वस्तु रोचक बनती है. आजकल ऐसे चलचित्र आसानी से प्राप्त होने लगे हैं, यह एक आनंद की बात है. प्रश्न 3, श्रवण कौशल्य के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए. अहिंद प्रांतों में हिंदी सीखने वाले विद्यार्थियों या छात्रों को हिंदी भाषा का वातावरण नहीं मिलता, परंतु मातृभाषा का वातावरण हिंदी सीखने के एक तरीके से बाधक होता है. अतः हिंदी भाषा के श्रवण का योग्य शिक्षा पर भार देना अत्यंत आवश्यक है. हम सब जानते हैं कि भाषा सुनने से सीखा और सीखी जाती है. किसी भी भाषा सीखने का यह सबसे सरल तरीका है. सावधान पूर्ण सुनना या श्रवण करना भाषा शिक्षण का एक अति आवश्यक अंग है. स्कूल में श्रवण शक्ति का विकास किया जा सकता है. प्रश्न 4, उपचारात्मक शिक्षा की परिभाषा देकर संकल्पना स्पष्ट कीजिए. जिस प्रकार एक डॉक्टर या वैद्य शरीर में उत्पन्न विकारों को चिकित्सा द्वारा दूर करता है, उसी प्रकार यदि शिक्षा अभिगम प्रक्रिया में जो उत्पन्न दोषों के कारण शिक्षा संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है, उस विकार को उपचारात्मक अथवा चिकित्सात्मक अध्यापन द्वारा ही उसे दूर किया जा सकता है. चिकित्सात्मक अध्यापन जो चिकित्सात्मक अध्यापन है उसका प्रमुख कार्य है और दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना. प्रश्न 2, जो 3 मार्क के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 4 लिखना होता है और प्रश्न 2 12 मार्क्स का होता है. प्रश्न 1 3 मार्क के लिए, शुद्ध लेखन या आदर्श लेखन के लक्षण सूचित करें. आदर्श लेखन इस तरह के होने चाहिए: सुवाच्य, सुडोल और सप्रमाण अक्षर, शुद्ध भाषा, योग्य शब्द की पसंदगी, वाक्यों में पदों का योग्य उपयोग, व्याकरण शुद्ध वाक्य रचना का प्रयोग, भाववाही वैविध्यपूर्ण वाक्य का प्रयोग, पत्र लेखन कर सकना, निमंत्रण पत्र आदि का उपयोग करना, विराम चिन्ह का योग्य उपयोग करना, स्वतंत्र रूप से लिखना, इन उद्देश्यों को ख्याल में रखकर
अगर शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाया चाहता है तो सरलता से वो इस कार्य को कर सकता है। इस तरह से हम आदर्श लेखन कर सकते हैं। निदानात्मक परीक्षा के बारे में महत्व बताइए या लाभ दिखाइए। निदानात्मक परीक्षा के लाभ इस तरह है कि बालकों को सिखाने संबंधी कठिनाई का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापक के उच्चारण, बोलने का गति तथा बोलने के स्वर का पता चल जाता है। विषय सामग्री बालकों के अनुरूप है अथवा नहीं इसका पता चल जाता है। सीखने में बाधक तत्वों को ज्ञान, बालक की कठिनाई को पता लगाकर दूर करना, छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाता है और उसकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है। बालक को शारीरिक, भावात्मक व सामाजिक जो क्षमता है वो विकसित होती है तथा एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। शिक्षक का कार्य कर्तव्य है कि देखे शैक्षणिक निदान से बालकों को लाभ हो रहा है अथवा नहीं। उसके बाद का क्वेश्चन, आदर्श प्रश्न पत्र के लक्षण बताइए। शिक्षक की भूमिका अनेक जगह पर है। केवल क्लास में अध्यापन करना ही सब कुछ नहीं। एक अच्छा शिक्षक, अच्छा प्रशिक्षक जो यही है जो अत्यंत उसको जो प्रासंगिक बने। प्रश्न पत्र में कमियों को देखकर शिक्षा क्षेत्र में एनसीईआरटी द्वारा जो प्रयत्न होते रहते हैं। प्रश्न पत्र रचना में पाठ्यक्रम की प्रत्येक जो इकाइयों का समावेश उसमें होना चाहिए। प्रश्न की विश्वसनीय रहना चाहिए। प्रश्न पत्र बहु बड़ा होना नहीं चाहिए। प्रश्न पत्र बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। प्रश्न पत्र बहुत आसान नहीं होना चाहिए। प्रश्न पत्र ज़्यादा कठिन भी नहीं होना चाहिए। प्रश्न पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। प्रश्नों की भाषा ऐसी हो जिसमें छात्रों को क्या लिखना है, कितना लिखना है उसका ख्याल आ जाए। उसके बाद 3 मार्क के लिए हिंदी शिक्षा में शब्दकोश का महत्व बताइए। भाषा प्राप्त यानी कि ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक पास शब्दकोश होना चाहिए। हमारी भाषा समृद्धि का आधार शब्द भंडार है। पाठ्य पुस्तक में ऐसे कई शब्द हैं जिनका अर्थ मिलने पर शिक्षक विद्यार्थी निसहाय जैसे हो जाते हैं। कई बार हम दूसरों के अर्थ पूछ लेते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। शब्दकोश में से शब्द कैसे उसका अर्थ निकाले उसका अभ्यास भी करवाने की आवश्यकता है। सबसे पहले स्वर व्यंजन का जानना जरूरी है। बाद में जो आगे का बाराक्षरी और उसके बाद जो ज्ञान आता है उसे शब्द ढूंढने में सहाय मिलती है। स्कूल में छात्रों को नन्हा कोश खरीद लेना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद 5 मार्क के क्वेश्चन, जो प्रश्न 3 जो 5 मार्क का होता है और 3 क्वेश्चन लिखना होता है। तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन, पाठ आयोजन का महत्व बताकर पाठ आयोजन के उद्देश्य लिखिए। तो पाठ आयोजन का महत्व, सफल शिक्षक पाठ के आयोजन के बिना वर्ग में कदम नहीं रखता है। आप याद रखना, जब भी 5 मार्क के क्वेश्चन लिखे तो प्रस्तावना और उसके अंत में उपसंहार अत्यंत आवश्यक है। जो सफल शिक्षक है वो कदम भी नहीं रखता है आयोजन के बिना। उसकी सफलता को आधार उसकी तैयारी है। अध्यापन एक कला है और उसे जो टेढ़े मेढ़े पत्थर को मूर्ति बनाने वाला कलाकार पहले से ही जानता है कि उसे कौन कौन सी मूर्ति बनानी है, उसके मन में वह मूर्ति स्पष्ट होती है। उसकी विचारधारा अनुसार वे पत्थर को आकार देता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी एक कलाकार है। उसके सामने यह स्पष्ट होना चाहिए कि वर्ग में पढ़ाने जा रहा हो तो इसके लिए पाठ आयोजन जरूरी है। पाठ आयोजन का उद्देश्य, तो पाठ आयोजन में गुण होना चाहिए। जो पढ़ाने जा रहा है उसको उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो विषय पढ़ाने जा रहा है उसे पाठ के संकेत तैयार करके वही उसे पढ़ाना चाहिए। पाठ में क्रिया द्वारा शिक्षण देने की आग्रह रखा जाए।
पाठ में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसके जीवन के साथ जीवित संबंध होना चाहिए। पाठ में रुचि उत्पन्न करने के सभी तरीके काम में लाया जाए। पाठ देते समय बिन जरूरी बातें तत्काल टाल दें। प्रत्येक शैक्षणिक मुद्दे को अध्यापन कार्य पूरा होते ही इकाई छोटे प्रश्न के द्वारा उसका मूल्यांकन करके शैक्षणिक मुद्दे के प्रति आगे बढ़ते रहना चाहिए। पाठ में सरल भाषा वाले एक ही उत्तर वाले संक्षिप्त ढंग के सवालों का उपयोग करना चाहिए। पाठ देते समय विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना चाहिए। प्रश्न करके तुरंत ही उत्तर ना पूछा चाहिए। श्यामपट पर जो लिखा जाए वह शुद्ध स्पष्ट सभी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं ऐसे ढंग से लिखा जाना चाहिए। उसके बाद का क्वेश्चन 5 मार्क के लिए, लेखन कौशल्य की संकल्पना स्पष्ट करते हुए लेखन कौशल्य का महत्व बताइए। श्रवण, वांचन, लेखन ये सब हमारे कौशल्य हैं जो कथन श्रवण जुड़े हुए और श्रवण वांचन जुड़े हुए। इसी प्रकार 4 कौशल्य महत्वपूर्ण भाषा के लिए होते हैं। इसमें हम बात करेंगे लेखन कौशल्य। तो भाषा की प्रकृति मौखिक है। मानव ने भाषण की कला बहुत वर्षों के प्रयत्नों के बाद प्राप्त की है, परंतु भाषण को देश और काल के संबंधों की रुकावट थी। इस बंधनों से छुटकारा पाने के लिए मानव ने लिखने की कला का आविष्कार किया। इस तरह मानवी ने लेखन का आविष्कार की शुरुआत की। विद्यालय की शिक्षा का चरम लक्ष्य लेखन है। लेखन द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। भाषा एक कला है, अतः इसके जो अपने में विशेष अभ्यास और अनुकरण का आवश्यक पड़ती है। भाषा शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को लिखित अभिव्यक्ति में कुशलता प्राप्त करवाना है। हम चाहते हैं कि विद्यार्थी हिंदी में लिखकर अपना विचार प्रकट कर सके। लिखना और पढ़ना दोनों क्रियाएं साथ साथ चलनी चाहिए, क्योंकि दोनों जरूरी हैं। मुद्रण यंत्रों और टाइपराइटर का व्यवहार होने के पहले भारत में लेखन का बहुत महत्व था और पाठशाला में सुंदर लेखन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अक्सर मोती के दानों की तरह है, सुंदर लेखन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। अब पत्र लेखन की जगह टेलीफोन ने ले ली है, वरना पत्र लिखकर ही जो भेजा जाता था, लेकिन आज कल मोबाइल में क्यों कौन सी वजह है कि उसका महत्व कम हो गया है। तो मोबाइल से जब चाहे तो तुरंत बात कर सकते हैं। इस तरह लेखन कौशल्य का महत्व अति आवश्यक है, लेकिन टेक्नोलॉजी के आविष्कार ने कहीं ना कहीं उसका उपयोग बहुत कम कर दिया गया है। वांचन के प्रकार बताकर मौन वांचन का विशेषता और महत्व बताइए। वांचन पठन की शिक्षा की चर्चा करते समय हमें वांचन के प्रकार देखने होंगे। वांचन के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, सस्वर वांचन और मौन वांचन। मौन वांचन का महत्व तो भाषा शिक्षा में जितना महत्व सस्वर वांचन का है, उतना ही मौन वांचन का, शांत वांचन का भी है। सस्वर वांचन में विद्यार्थियों या छात्रों अभ्यास करने के बाद उनको मौन वांचन का अभ्यास देना चाहिए। वांचन के क्षेत्र में मौन वांचन का अधिक महत्व है और वाचक खुद मौन रहकर अध्ययन कर सकता है। वाचक एकाग्रता होकर उसे विषय का भावार्थ ग्रहण कर सकता है और अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकता है। इसीलिए मौन वाचक मनुष्य जीवन के अत्यंत उपयोगी है। विद्यार्थियों को भावी जीवन में मौन वांचन ही करना पड़ता है। पुस्तकालय में भी पढ़ने वाले का वांचन मौन होता है। मौन वांचन से ध्यान का एकाग्रता में वृद्धि होती है। इससे विद्यार्थियों की आँखों को तालीम मिलती है, उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। एक अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियों को वांचन का तरीका बताए, जैसे अर्थ ग्रहण करना, पढ़ते पढ़ते विचार शक्ति का प्रयोग करना, पुस्तक पढ़ने में मन लगाना और एकाग्र होकर पढ़ने का अभ्यास करना। मन ही मन विराम के साथ
पढ़ना, ये अत्यंत जरूरी है। इस तरह जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन हिंदी मेथड के लिए आपको जो भावी परीक्षा में अत्यंत उपयोगी होगा, ऐसी अभिलाषा जोशी सर की। जय श्री कृष्ण।